हम शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन HPSC HCS CSET के। इस टाइम करेंगे रीजनिंग के। ये है 2023 वाला पेपर। तो इसमें क्या देखते हैं हम 64th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच नंबर इज़ द स्क्वायर इलिप्स एंड ट्राइंगल। अच्छा, ये ट्राइंगल है, ये इलिप्स है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये इलिप्स है और ये ट्राइंगल है। इसमें से मुझे निकालना है जो तीनों में आ रहा हो। देखो ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, स्क्वायर लिखो, किस किस का पूछा है, स्क्वायर का, ट्राइंगल का और इलिप्स का। वैसे तो ये सिंपल तुमने कर लिया होगा, पर फिर भी एक बार बता दूं। स्क्वायर में बताओ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। जो भी नंबर स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं वो लिख लो। यहाँ पे 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है और 3 आ रहा है। और ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 7 आ रहा है, इसके नीचे लिख दो, 7 के नीचे ही 3 आ रहा है, इसके नीचे लिख दो। और कौन सा नंबर आ रहा है? और आ रहा है आपका ये कौन सा, ये 9, 10, 11, इनको अलग लिख दो, इनके नीचे तो कुछ नहीं है। सेम अब इलिप्स के अंदर कौन कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 के नीचे 5 लिख दो। 6 आ रहा है, वो भी लिख दो। और कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, ये भी लिख दो। और इसमें 9, 10 नहीं आ रहा ट्राइंगल में, 9 तो आ रहा, हाँ, और 9 आ रहा है और 10 आ रहा है। अच्छा, अब पूछा जो तीनों में आ रहा है वो कौन सा है? 7, जो तीनों में दिख रहा हो तुम्हें। वैसे तुम यहाँ फिगर से भी डायरेक्ट देख सकते थे इसको, जो तीनों में आ रहा हो तो ऐसा 7 ही है जो स्क्वायर के अंदर भी दिख रहा है और ट्राइंगल के और इलिप्स के भी। तो आंसर डी। और 65th पे आते हैं। हाँ, पी इज़ इन द फिगर, पी इज़ 300 किलोमीटर ईस्टवर्ड ऑफ ओ। ये रहा 300 किलोमीटर। अच्छा, मतलब ओ से पी का डिस्टेंस 300 है। एंड क्यू इज़ 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ओ, ये 400 है। अच्छा, आर इज़ एग्जैक्टली द मिडल पॉइंट ऑफ क्यू एंड पी। आर ये है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर। अरे यार, पाइथागोरस आती है ना, ये ओ, ये है पी, ये है क्यू और यहाँ पे है आर। ये बताओ ओ पी, ये 300 है, ये 400 है। ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर। ओ पी कितना है? 300, 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर कॉमन लो, 3 3 9 4 4 16 इक्वल्स टू क्यू पी का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर इंटू में 25 इक्वल्स टू में क्यू पी का स्क्वायर। तो क्यू पी कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 100 का स्क्वायर इंटू में 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500। ये हो गया पूरा डिस्टेंस। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 500, ये 500 हो गया। अब मुझे क्या बोल रखा है, जो आर है वो है इसका मिड पॉइंट। तो क्यू आर कितना होगा? क्यू आर कितना होगा? 500/2, 250। भाई यहाँ से यहाँ तक 250 और यहाँ से यहाँ तक 250, तो टोटल तभी तो 500 होगा, आधा। तो आंसर 250 ए। ठीक है। अब देखते हैं 66th को। 66th भी क्वेश्चन कह रहा है, देखो, इन अ कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो। पी इज सिटिंग, ये है 5 गर्ल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एम। पी जो है एम के लेफ्ट में है। एम का लेफ्ट कौन सा है? इस साइड में, ये। एंड टू द राइट ऑफ ओ। पी जो है एम के लेफ्ट में और ओ के राइट में है। ठीक है जी। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में आर है। एन का राइट ये होगा, इसके राइट में आर, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में है ये। ठीक है जी। अच्छा, तो ओ के, अब देखो ये इन दोनों में ओ तो कॉमन हो गया भाई। ओ के इधर साइड में पी था और यहाँ पे एम था, यहाँ पे एन है और आर है। तो ये क्या हो जाएगा? पी और एम इस डायरेक्शन। अगर मैं इन तीनों को एक साथ रख दूँ, और ये पहले वाला, तो एन आर ओ पी एम। अब बता, पूछा क्या है? हु इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन था? ओ। आंसर ए। ठीक है जी। 67th
67 देखो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन प्लेयर्स एंड फुटबॉलर्स, प्लेयर्स एंड फुटबॉलर्स। अच्छा देखो प्लेयर्स क्या होंगे, मान के चलो ये मेरे प्लेयर्स हैं, ये इस डोमेन में ये सारे प्लेयर्स हैं जो भी इसके अंदर है, ठीक है। तो जो फुटबॉलर्स होते हैं वो भी तो प्लेयर्स ही होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे समझे कुछ, जैसे मान लो भाई ये सब तो हो गए, अच्छा इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, ट्रायंगल्स के हिसाब से, ये हो गए मेरे फुटबॉलर्स। तो प्लेयर्स जो होते हैं वो फुटबॉलर्स क्या होते हैं, वो सब प्लेयर्स होते हैं, और जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी प्लेयर्स होते हैं, हॉकी खेलने वाले वो भी प्लेयर्स होते हैं, कबड्डी खेलने मतलब प्लेयर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, प्लेयर्स को तो हो गया एक बड़ी डोमेन, उसके अंदर कहीं फुटबॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो प्लेयर एक बड़ी डोमेन है, उसके अंदर फुटबॉल आएगी, तो आंसर डी होगा। इसको ऐसे वेन डायग्राम से करते हैं, समझ गए। अब देखते हैं ये 68 वाला, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी, आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स A B C D, A B and play football and cricket, B and C plays cricket and hockey, A and D plays basketball and football, C and D play hockey and basketball, which game is common to A B C D। अच्छा जी देखो क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, A B C D मेरे पास ये 4 बंदे हैं, गेम कौन कौन सा आया मेरा, फुटबॉल, क्रिकेट, उसके बाद कौन सा आया, हॉकी आया एक, और एक बास्केटबॉल आया। अब जो जिस गेम को खेल रहा है उसके आगे टिक लगाते चलना, जैसे ए बी फुटबॉल एंड क्रिकेट, ए फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है, बी फुटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, बी क्रिकेट भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, सी क्रिकेट भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ए बास्केटबॉल भी खेल रहा है और फुटबॉल भी खेल रहा है, डी फुटबॉल भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है, सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, सी हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है, डी हॉकी भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। पूछेगा विच गेम इज कॉमन टू बी सी डी, बी ऐसा गेम बताओ जो बी सी डी तीनों खेल रहे हो, वो कौन सा गेम है, हॉकी। भाई ये तीनों ही खेल रहे हैं, अगर तुम क्रिकेट को देखोगे तो उसे डी नहीं खेल रहा, और फुटबॉल को देखोगे तो उसे ये नहीं खेल रहा, बास्केटबॉल को देखोगे तो उसे बी नहीं खेल रहा, तो ऐसा कौन सा गेम है जो तीनों खेल रहे हो, वो है हॉकी, ऑप्शन बी। समझ आ गया नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में हम ऐसे ही बना लेते हैं, जो जैसा कर रहा हो उस हिसाब से टिक लगा लो। अच्छा जी अब देखते हैं ये 69th, ये 69th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द एज ऑफ अमित इज सेम एज सुमित, अमित जो है वो तो है सुमित के बराबर का। अच्छा बिकॉज दे आर ट्विंस, रिचा इज यंगर देन सुमित, जो रिचा है वो यंगर है, छोटी है उससे, किससे, सुमित से, ठीक है जी। रिचा इज यंगर देन, रिचा और किससे छोटी है, हाँ ज्योत्सना से, बट एल्डर देन सौरभ, लेकिन सौरभ से बड़ी है, सौरभ से बड़ी है और ज्योत्सना से छोटी है। सुमित इज यंगर देन ज्योत्सना, सुमित जो है वो क्या है, यंगर है सॉरी ज्योत्सना से, और सुमित किससे बड़ा था, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, ऋचा से, और ऋचा ज्योत्सना से छोटी है, वो यहाँ से भी आ रही है, और ऋचा बड़ी किससे, सौरभ से, तो दोनों इक्वेशन इसमें पुट हो गई। तो ये पूछा गया हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये ज्योत्सना, ऑप्शन बी। अच्छा जी अब देखो ये 70th क्वेश्चन, ये कह रहे हैं देन इज रिटर्न, देखो इनमें क्या करना है, ए बी सी डी लिख लेनी है तुमको, जैसे ये देखो हम ए बी सी डी तुम लिख लो, ए बी सी डी या तो याद कर लो, याद नहीं कर सकते तो लिख लो, अगर मैं जैसे दिखाऊं तुम देखो, जैसे ये 70th देखो इसमें क्या है, ये टी का हो गया आर, जी अब देखो इसमें इसके हिसाब से चलो, टी का आर हो गया, मतलब कि एक छोड़ दिया मैंने
पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि -2 कर दिया जो भी नंबर था। टी का आर हुआ, टी का हो गया आर, एच का हो गया मेरा एल, तो 1 2 3 छोड़ दिए, फिर मेरा +4 हुए हैं, मतलब कि एच के बाद 1 2 3 4, और यहाँ पर टी के बाद 1 2 -2 और +4। ई का क्या हुआ है, ई का बी हो गया, ई का 1 2 3, फिर मेरा -3 हुआ है। एन का एस हो गया 1 2 3 4 5 +5, मतलब पहले -2 प्लस फिर +4 फिर -3 फिर +5, मतलब पहले -2 -3 +4 +5, मतलब पहले 2 घटे फिर 3 4 बढ़ रहे हैं, फिर 3 घट रहे हैं 5 बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले केस को देखो, केस में मैं क्या करूँगा, पहले 2 घटूंगा, 2 माइनस होंगे, सी में से 2 गए तो ए आ गया। अच्छा ए का फिर 4 बढ़ने हैं मुझे, बढ़ने 1 2 3 4, ई आ गया। अब हो गया एस का 3 घटना है, 1 2 3, पी आ गया, ठीक है जी। अब उसके बाद ई का 5 बढ़ना है, 1 2 3 4 5 जी। ऐसा आप ऑप्शन देख लो जहाँ पे ये आ रहा हो, ए ई पी जे, ऑप्शन ए, ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं हम 71 को, यहीं पे देख लें, इसको नीचे रख लेते हैं ABCD को। 71 देखते हैं। दीपक said to Nitin that boy playing with the football is the younger of the 2 brothers of the daughter of my father's wife, of the daughter of my father's wife। अच्छा, मेरे पापा की वाइफ कौन होगी, मेरी खुद की माँ, ठीक है, उसकी डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब मेरी सिस्टर, उसके क्या है, इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ द 2 ब्रदर्स ऑफ डॉटर, मतलब मेरी सिस्टर के जो भाई हो, देखो ये कह रहे हैं फादर, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, ठीक है, इसके 2 ब्रदर, इनमें से जो यंगर है वो ब्रदर खेल रहा है, ठीक है जी। तो मेरे फादर की वाइफ कौन होगी, मेरी माँ की बेटी, मेरी सिस्टर के 2 भाई, उसमें से एक वो खुद होगा और एक उसका खुद का भाई होगा, तो जो फुटबॉल से खेल रहा है वो कौन है, उसका भाई, समझ गए। ये बस ऐसे चलते हैं ब्लड रिलेशन। तो हाँ अब देखते 72 वाला। सिटी डी इज वेस्ट ऑफ सिटी एम, डी जो है वो है वेस्ट में सिटी एम के, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। सिटी डी जो है वो है वेस्ट ऑफ एम, सिटी आर इज साउथ ऑफ सिटी डी, डी के साउथ में है आर, ये रही। इफ सिटी के इज टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर, आर के ईस्ट में कहाँ पे, यहाँ होगी के, देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू डी, डी के रेस्पेक्ट में ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। ये तो पता है ना भाई, ये जैसे इतना तो पता होगा, ये इधर को हम ईस्ट बोलते हैं, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, और ये साउथ वेस्ट होता है, ठीक है जी। ये वाला ये वाली है, तो ये कौन सी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट ये रही 72 का, ठीक है। अच्छा 73 का देखो, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू, देखो ये है विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 1 के अपोजिट में 2 4 3 2 4 1, 1 के अपोजिट में 3, डी कैसे आया अब ये बताओ। देखो ये देखो क्यूब, ये ऐसे देखते हैं, जैसे ये क्यूब है, ये लो, अच्छा जी। अब मान के चलो एक ये फेस है, एक ये फेस है, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा कोई फेस बताओ जो ऊपर वाला और सामने वाला
इन दोनों फेसेस को टच कर रहा हो, इन दोनों फेसेस को एक साथ, तो एक तो ये वाला होगा, ये क्रॉस हो जिस साइड, इस साइड में, और एक इसके पीछे वाला होगा। यही दो फेस हैं ऐसे जो इसको टच कर रहे हैं। अब अपने फिगर पे जाओ, 2 और 4 को फिक्स कर दो, ऊपर वाला 2 हो गया, नीचे वाला 4 हो गया। तो इनके एडजेसेंट एक बार 3 आ रहा है, और इनके ही एडजेसेंट जो दोनों को टच कर रहे हो एक बार 1 आ रहा है। तो 1 और 3 क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने तो होंगे। ये क्रॉस वाले एक दूसरे के क्या हैं, आमने सामने ही तो हैं। तो 1 के अपोजिट कौन हो गया, 3। अगर ऐसे समझ ना आ रहा हो तो अपने रूम को देखो, अपने रूम की सीलिंग को देखो, और अपने फ्रंट वाले वॉल को देखो, दोनों वॉल को देखो। अब ऐसी 2 वॉल ढूंढो अपने रूम में जो इन दोनों दीवारों को टच कर रही हूँ। तो तुम देखोगे तो तुम्हारे एक राइट में वॉल है और एक तुम्हारे लेफ्ट में वॉल है जो इन दोनों को टच कर रही होगी। तुम्हारे पीछे वाली क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तुम्हारी फ्रंट वाली को टच नहीं कर रही। और तुम्हारे नीचे वाली क्यों नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी ऊपर वाली को टच नहीं कर रही। तो लेफ्ट और राइट वाली कैसी होंगी, जो इन दोनों को टच कर रही होंगी। और वही यहाँ पे है। तो ऊपर है जो वो वहाँ पे 2 लिखा है, और नीचे जो है वो सब फ्रंट पे जो उस पर 4 लिखा हुआ है। तो एक बार उसके जो इन दोनों को टच कर रही है उस दीवार पे एक बार 3 लिख दिया और एक बार 1 लिख दिया। तो कौन कौन सी होंगी ये एक बार लेफ्ट वाली पे होगी, अब एक बार राइट वाली पे होगी। लेफ्ट में 1 होगा ये तो इधर 3 होगा, और इधर 1 होगा तो इधर 3 होगा। तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के आमने सामने। तो 1 के अपोजिट 3 होगा। ये इमेजिन करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा। अपने क्यूब वाले क्वेश्चन होती है ऐसे, अपने सिंपल रूम को देखना शुरू कर दो कि रूम में क्या हो रहा है, आप हो जाएंगे उसी से। अच्छा जी, अब देखो ये जूस इज कोडेड एज 19। देखो यहाँ पे फिर से ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो या तो देखो ये ABCD तुम याद भी कर सकते हो अगर तुम्हें ये नंबरिंग से याद हो जाए कि कौन से नंबर पे क्या आ रहा है। जैसे F का 6 है, ये फिर बात ये है कि ये तुम्हें फिर आगे और पीछे दोनों तरफ से याद करनी पड़ेंगी। कि अब तो मैंने 1 2 3 ऐसे लिख दिया 26 तक, ये ऐसे भी याद करनी पड़ सकती है तुमको, 1 2 3 4 5 ऐसे 26 पे A आए उल्टा। तो ये तुम्हें याद कर लो, और नहीं हो रही है तो अपना पेपर में चुप जाके पहले चुपके से लिख देना कहीं रफ पेज पे, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा मेरा कि जूस इज कोडेड एज 19 14 17 5 9। देखो जे का हो रहा 19, जे का नंबर देखो, जे का नंबर है 10, 10 का 19 कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, और यू का, यू क्या है, यू कौन से पे, यू है 21 पे, यू का कर रहे हैं 21 का 41। अच्छा जी, आई क्या है, आई का हो रहा 9, 9 का कितना कर रहे हैं 17। और सी है 3, 3 का कर रहे हैं, 3 का कितना हो गया 5। और ई का है 5, 3 का 5, 5 का 9। कुछ दिख रहा क्या हो रहा है, 10 का 19, 21 का 41, 9 17 3। देखो अभी हाँ देखो 10 इंटू 2 -1 करो 19, 21 इंटू 2 -1 करो 41, 9 इंटू 2 -1 करो 17, 3 इंटू 2 -1 करो 5, 5 इंटू 2 -1 करो 9। तो हमें करना क्या है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी नंबर आएंगे वही आंसर है। तो अब निकालना किसका मुझे, टॉय का। तो टी का नंबर देखो पहले, टी का हो गया 20, ठीक है, ओ का हो गया मेरा 15, और वाई का हो गया मेरा 25। तो मुझे करना क्या है, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और -1 सब में कर देना है, जो भी आएगा। 20 दूनी 40 -1 39, 15 दूनी 30 -1 29, 25 दूनी 50 -1 49, 39 29 49, जो भी आंसर आ रहा हो ऐसा कुछ वही आंसर है 74 का ए। आगे समझ में। अच्छा, उसके बाद क्या, माधव्स एज इज करंटली 5/7 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। माधव जो है वो है 5/7 एज ऑफ हिज फादर। अच्छा जी, आफ्टर 5 years माधव्स एज वुड बी 3/4 ऑफ हिज मदर्स एज। 5 years के बाद माधव की एज
प्लस में 5 हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर्स, वुड बी 3/4, 3/4 ऑफ किसकी, मदर्स एज, इसकी मदर की भी तो 5 साल बढ़ जाएगी एज 5 साल बाद। ठीक है जी। माधव्स फादर इज 2 ईयर ओल्डर देन माधव्स मदर, फादर जो है वो है मदर से 2 ईयर ओल्डर, मदर प्लस 2। ठीक है जी, फादर जो है मदर प्लस 2। अच्छा जी, अब निकालना क्या हो जाए, व्हाट वाज द एज ऑफ माधव 10 ईयर्स बैक। अच्छा 10 ईयर्स बैक मतलब पहले माधव की निकालनी पड़ेगी, उसमें से 10 कम कर देंगे हम, बस 10 ईयर बैक निकालनी है मुझे। तो मैं माधव की निकालूँ पहले, कैसे निकल सकती है, देखो फादर की मुझे पता मदर प्लस 2 है, तो चलो इसे पीछे वाले पेज पे करते हैं। तो माधव जो होगा वो क्या है 5/7, फादर क्या था मदर प्लस 2, ऐसे लिख दो इसको। इधर से माधव प्लस 5 जो होगा वो क्या है 3/4, मदर प्लस 5। अच्छा जी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 7 को इधर ले आऊँ नीचे और 5 को नीचे ले आऊँ, इधर डिवाइड में 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 ऑफ माधव इक्वल्स टू में मदर प्लस 2। इसको 4 को इधर ले जाओ, इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ऑफ माधव प्लस 5 इक्वल्स टू मदर प्लस 5। ये 1 ये 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 ऑफ माधव माइनस 7/5 ऑफ माधव प्लस, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा 20/3 इक्वल्स टू मदर्स, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मदर से मदर की एज ख़त्म, 5 - 2 है तो 3, ये सब्ट्रैक्ट तो कर लोगे ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, 4/3 माधव ये रहा माइनस 7/5 माधव, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 × 4 20/3, इसमें से ख़त्म 5 - 2 3। ठीक है जी। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, तो ये 5 × 15 3 × 5 20 माधव माइनस 21 माधव इक्वल्स टू 3 - 20/3, ये कितना हो जाएगा एलसीएम लेके 3, 9 - 20 इक्वल्स टू -11/3। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा माइनस माधव डिवाइड बाई 15 इक्वल्स टू -11/3, माइनस से माइनस ख़त्म, 3 से 5, तो माधव कितना हो गया, माधव की एज 11 × 5 इक्वल टू 55 ईयर्स। ठीक है, ये होगी माधव की एज। लेकिन पूछी कब है मुझे 10 साल पहले की उसकी, अब यहाँ पर 55 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि मुझे अभी जो आई है ये आई है माधव की प्रेजेंट एज, मुझे पूछिए 10 साल पहले एज, तो वो कितनी होगी 55 - 10 इक्वल्स टू 45, 10 साल पहले वो 45 का आंसर बी। समझ आ गया? ठीक है जी, ये देखते 77th, ये क्या है, below are given a set of analogies which of these analogies are not appropriate। ओशियन, अच्छा पैसिफिक जो है वो एक ओशियन है, हाँ जी। नील जो है वो रिवर है, हाँ जी ये भी ठीक है, तो पहला तो ठीक है, ये हटा दो। जूलॉजी एनिमल्स, अच्छा जी। कार्डियोलॉजी ब्रेन, नहीं ये गलत है जी, कार्डियोलॉजी जो होती है वो हार्ट के लिए होती है, ब्रेन के लिए नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे देखो फ्रांस तो सेकंड गलत है, अभी तक सेकंड मिल गया एक, हाँ इन दोनों में से आंसर। फ्रांस एक कंट्री है यूरोप के अंदर, चाइना और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कंट्री, तो ये भी गलत है, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। भाई हमें क्या, जो रिलेशन पहले के और दूसरे के मिल रहा है वही तीसरे और चौथे का मिलना चाहिए। जहाँ पे देखो ये फ्रांस जो है वो तो एक कंट्री हो गया, यूरोप एक कॉन्टिनेंट हो गया, कि कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, जैसे ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है तो इसके अंदर एक कंट्री है, और चाइना अपने आप में एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कंट्री है, तो दोनों कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गया, थर्ड वाला भी गलत हो गया, तो दोनों सेकंड और थर्ड गलत, आंसर सी। ठीक है जी। अच्छा अब ये देखो, ये हाँ, अच्छा जी, इसके लिए फिर से ABCD है, ये व्हाट वुड बी द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन द गिवन अल्फ़ाबेट, BC,
CEEHHL। अच्छा जी, पहले दो छोटे फिर तीन बड़े, तीन छोटे दो बड़े, दो छोटे तीन बड़े, तीन छोटे दो बड़े, दो छोटे तीन बड़े। अब इस बार ऐसा आएगा, दो छोटे तीन बड़े। अच्छा देखो, तो ऑप्शन तो हाँ देखो हो क्या रहा है इनमें, ये बी और सी एक साथ हैं दोनों। अच्छा जी, यहाँ पे ये आया, फिर CE मतलब एक छोड़ दिया, EH दो छोड़ दिए, फिर उसके बाद H के बाद H और L एक दो तीन छोड़ दिए, तो L के बाद अब कितने छोड़े, चार, एक दो तीन चार, Q, तो मेरा आएगा L और Q में। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद Q के बाद पांच छोड़ने, एक दो तीन चार पाँच, Q और W, ये दो आएंगे, Q और W यही आएंगे भाई। B और C एक भी नहीं छोड़ा, C और E में एक छोड़ दिए, E और H में दो छोड़ दिए, H और L में तीन छोड़ दिए, L के बाद फिर मुझे चार छोड़ने, तो Q आएगा, L और Q, और Q के बाद मुझे पांच छोड़ने, तो W आएगा। तो L Q और Q W। अब ये देखना कि इनमें से कौन सा आएगा, कि L कितने आएंगे, Q कितने आएंगे। देखो पहले आगे वाले दो थे, फिर आगे वाले तीन हुए, फिर आगे वाले दो हुए, फिर आगे वाले तीन हुए, फिर आगे वाले कितने होंगे, दो। तो L कितने आएंगे मेरे, दो, L L ऐसे आएगा। Q तीन टाइम आएंगे, क्योंकि जो दो थे अगले वाले तीन होंगे, फिर दो तीन दो, दो तीन तीन दो, ये चल रहा है। तो अब इससे नेक्स्ट जो होगा वो ये वाला क्या होगा, इसमें Q आएंगे जो, वो क्या आएंगे, वो तीन आएंगे, और W दो आएंगे। तो ऑप्शन यहीं पे हो गया था। वैसे तो पहले पार्ट निकालते ही यहीं आ गया था, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन और है ही नहीं कि मुझे L दो चाहिए, तो वो इसी में मिल रही है, L और Q। इसमें L तीन थे, इसलिए इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं। तो यहीं पे हो गया, तो Q और W ये रहा वो आंसर, ऑप्शन C। ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, अच्छा इसमें भी ABCD है। अच्छा, व्हाट वुड बी द 9th टर्म, अरे यार, इन द अल्फाबेटिक सीरीज ZXVT। अच्छा 9th निकालना है, देखो ZYW XWU VUS। तो हो क्या रहा, देखो Z उसके बाद के नेक्स्ट टर्म, फिर एक छोड़ के W, फिर X उसके नेक्स्ट टर्म एक छोड़ के U, फिर VU एक छोड़ के S, TS एक छोड़ के Q। तो इसके बाद क्या आएगा, RQ एक छोड़ के O। लेकिन मुझे तो 9th टर्म पूछी है, तो नेक्स्ट तो पूछी नहीं। अच्छा जी, तो 9th कैसे निकालेंगे, देखो पहली टर्म तो Z है, अब तुम शुरू कर दो बस फर्स्ट टर्म को। हमें यही पैटर्न बनेगा हर जगह, हर बार हम फर्स्ट टर्म को लेंगे, हर किसी के फर्स्ट टर्म को। देखो फर्स्ट टर्म ये थी पहली, दूसरी एक छोड़ के X, फिर एक छोड़ के V, फिर एक छोड़ के T, फिर एक छोड़ के R आएगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है हर बार मैं इवन टर्म्स पे चल रहा हूँ, इवन टर्म्स पे। पहली टर्म जो आ रही है वो इवन नंबर है, तो पहली दूसरी तीसरी, सॉरी ये नहीं है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं 9th टर्म क्या होगी जी, 9th टर्म मेरी जी तो होगी। इस हिसाब से 9th टर्म में मैं हर बार देखो पीछे से चल रहा हूँ, इवन टर्म्स पे चल रहा हूँ मैं, कि इवन डिजिट पे जो भी वो आ रहा हो मेरा अल्फ़ाबेट उसको ले रहा हूँ मैं। 26 पे Z था वो लिया, 24 पे X था वो लिया पहले, 22 पे V था वो लिया, 20 पे T था वो लिया, 18 पे R होगा वो लेना चाहिए। लेकिन ऐसे ही 9th टर्म कहाँ जाएगी पीछे करते करते मेरी J पे। तो ऑप्शन ऐसा जो भी आ रहा हो वही आंसर, बस यही, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। होता तो उसके बाद भी करते हम, जो भी होता Y को भी इसी रिलेशन से निकालते, समझ गए। तो ये होगा 79th। अच्छा जी, अब देखते हैं ये नेक्स्ट वाला, इसको नीचे कर देते हैं, इसको हटा दें यहाँ से। 9 ये है 80th। अब देखते हैं हम 80th क्वेश्चन। ठीक है जी, 80th करते हैं। In a coding scheme, each letter is a word. In a word is written as letter after shifting n position ahead in alphabet.
where n is the number of vowels present in the word. For example, bat has only one vowel a. Okay, so it will coded as cbu. A 5-letter word Louis is taken. It is coded according to this scheme. What is the again coded as per this scheme, and this process is continued 10 times. ओ बेटे देखो LOUIE ये कर क्या रहे हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा कहना चाह रहे हैं कि BAT है ये क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ वोवल क्या है, देखो वो ABCD वाला चार्ट निकालो, ये रहा। इसमें नंबर ऑफ वोवल कितने हैं, वोवल होते कौन कौन से, वोवल होते हैं मेरे AEIOU, 5 वोवल होते, ठीक है जी। इसमें कितने आ रहे हैं, इनमें से एक आ रहा है, तो हर डिजिट को एक आगे बढ़ा देना है, ठीक है। बी के बाद क्या आता है सी, ए के बाद बी, टी के बाद कहाँ गया, टी के बाद यू, तो सी बी यू, ऑप्शन हो जाएगा सी बी यू, ठीक है। ऐसे तो जितने भी वोवल आ रहे हों उतने ही डिजिट मुझे आगे बढ़ा देनी है अपने हर डिजिट। अच्छा, अब ये तो हटा देते, एग्जाम्पल था समझाने के लिए। अब इसमें बताओ वोवल कितने हैं, ओ भी वोवल है, ये रहा, यू भी ये रहा, आई भी और ई भी, OUIE, नंबर ऑफ वोवल 4, ठीक है जी। तो LOUIE, तो हर डिजिट मुझे कितनी आगे बढ़ानी है, 4, क्यों, क्योंकि मेरे 4 वोवल आ रहे हैं। L को आगे बढ़ाओ 4, देखो कहाँ जाएगा, ये L है, अच्छा जी देखो ये रहा L, ये देखो ये L है, इसको 4 आगे बढ़ाऊंगा तो कहाँ जाएगा ये, 1 2 3 4 P, तो ये हो जाएगा P। O को 4 आगे बढ़ाऊंगा तो 1 2 3 4 S हो जाएगा। U को 4 आगे बढ़ाऊंगा तो 1 2 3 4 Y हो जाएगा। I को 4 आगे बढ़ाऊंगा तो 1 2 3 4 M हो जाएगा। E को 4 1 2 3 4 I हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा ये तो हो गया रिप्लेस इसमें। अब मुझे बताओ इस वाले वर्ड में मेरे कितने वोवल हैं, ये प्रोसेस। अच्छा, मुझे ये प्रोसेस ना, क्या बोला इन्होंने, हाँ ये बोला है इन्होंने कि ये प्रोसेस मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है, बार 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 बार। अच्छा, तो अब मेरा वोवल कितने हैं, 1। देखो होता क्या है, ये 10 टाइम्स तो इन्होंने डराने के लिए दिया हुआ, बस 10 बार ऐसे हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा होगा हमें सिर्फ वोवल का ही केस देखना है। ये जैसे यहाँ पहले 4 वोवल थे, अब सिर्फ 1 वोवल रह गया, तो ऐसे हो सकता है 1-2 स्टेप के बाद ये वोवल ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि फिर वोवल नहीं है तो हम चेंज क्या करें, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे वोवल कितने, 1, तो अब हर डिजिट को एक एक आगे बढ़ा दो। P के बाद क्या आएगा, Q, S के बाद T, Y के बाद Z, M के बाद N, I के बाद J, ठीक है जी। तो अब इसमें कोई वोवल है, कोई वोवल नहीं है, तो यही ऑप्शन है। 10 टाइम बेशक इसको 10 क्या कितनी बार कर लो, वोवल है ही नहीं, तो Q, T, Z, N, J, ऑप्शन क्या हो गया, डी। समझ आया क्या हुआ इसमें, वोवल को कैसे चेंज कर रहे हैं हम। अब इस पे आओ, नेक्स्ट पे 81 पे। देखो ये भी ऐसा ही है। अब यार ये इंग्लिश वाले, ये तुम चार्ट जाते ही C-सेट के पेपर में लिख लेना है, अगर याद ना रहे तो, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। हाँ, हो क्या रहा है इसमें, देखो ये देखो इन अ कोडिंग स्कीम अ वर्ड is coded as product of positions of its letters in English alphabet. However, for the purpose of calculating product, only unique letters are considered. For example, in word FELL, L would be considered only once. Okay. And code would be 360. Code would be 360. कैसे, F क्या है, F है जो वो है 6, E 5, L 12, 12 से 72 55 12 30 5 36 60। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने हैं। अच्छा, वट वुड, देखो करना क्या है, ये जो क्वेश्चन में ये जितने भी लेटर है ना, इनमें जो रिपीट हो रहे हैं उनको तो सिर्फ एक बार लेना है, और जो डिफरेंट लेटर्स हैं उनको आपस में उनकी नंबरिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना, कौन से किस पोजीशन पे आता है। और जो अब फिर पूछा क्या मुझे, विच ऑफ दिस वर्ड वुड बी द लार्जेस्ट कोड, उसमें से जो भी सबसे बड़ा रहे वो बताना मुझे। अब देखो ये ABCD ये रही मेरे सामने, ये दिख रही है ना, ये निकाल दूँगा एक, देखो
ये 81 को कर रहे हैं जो हम। ये देखो ACACIA, इसमें यूनिक कौन से वर्ड है डिफरेंट? ए है, सी है और आई है, और तो सब रिपीट हो रहे हैं। तो ए का क्या होता है, कौन सा वर्ड? ए का 1, इंटू में सी का 3, आई का 9, तो 9 या 27, ये तो 27 ही है, हटा दो इसे। अब देखते BAS है, एस 2 बार है तो उसको तो रिपीट कर लेंगे नहीं हम। बी का 2, इंटू ए का 1, इंटू एस का कितना है 19, ये हो गया 38, इससे तो ज़्यादा ही है। अच्छा अब लिखेंगे हम SHY का, एस का कितना 19, एच का 8, वाई का 25, तो ये कुछ बड़ा नंबर बनेगा 25 अट्ठे, हाँ 200, 19 दूनी 38, 380, 19 दूनी 3800 शायद, हाँ 25 200, हाँ 2, 19 दूनी 38, हाँ 3800। अच्छा ये तो बहुत बड़ा बनेगा। DAY क्यों लिया मैंने? क्योंकि डी दो रिपीट वाले हमें सिर्फ एक ही बार लेना जो रिपीट हो रहे हैं। तो डी का 4, ए का 1, 25, 25 100, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के बाद? साई, आंसर सी, खत्म, ये था इसमें। अब देखते हैं हम 82 को। चलो ये ABCD वाला चक्कर खत्म यार, पर ABCD वाले ये कई क्वेश्चन है, ये तो देख लेना, या तो तुम याद कर सको फास्ट करने के लिए तो याद कर लेना, अगर ना हो पाए याद तो चुप लिख लेनी है, कुछ फर्क ना पड़ा। हाँ, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन 2 आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर फीमेल, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर PQRSTU, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ फादर एंड डॉटर। अच्छा जी, 2 पेयर्स ऑफ फादर एंड डॉटर इन द फैमिली, S इज द वाइफ ऑफ Q। अच्छा S जो है वो वाइफ है किसकी? Q की। R एंड Q आर सिबलिंग, इसके कोई भाई बहन है R। P इज द वाइफ ऑफ P, जो है वो भी वाइफ है किसकी? T की। और यहाँ पे क्या बोला था? देयर आर 2 मेल्स, तो एक तो मेल यही हो गया, इसकी वाइफ है तो ये मेल होगा, T की वाइफ है तो ये भी मेल होगा। अच्छा U इज नॉट डॉटर ऑफ S, इसकी डॉटर है नहीं U। P इज द वाइफ ऑफ T, और 2 पेयर है फादर और डॉटर के। अच्छा जी देखो SQRPT, ये दोनों वाइफ और हस्बैंड है, ये दोनों वाइफ हस्बैंड है, ये इसकी डॉटर है नहीं तो ये इनकी डॉटर होगी कहीं ना कहीं। यू जो है वो S की डॉटर नहीं है तो इसकी डॉटर होगी। और क्या बोला? 2 पेयर बन रहे फादर डॉटर के, तो ये फादर होगा ये डॉटर होगी, एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर और बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, तो क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि देखो S जो है वो वाइफ है Q की, Q इसके सिबलिंग है R, P जो वाइफ है वो इसकी है, इसकी डॉटर नहीं है, ये इसकी डॉटर है। तो T की इसकी P this is the mother of T is the mother of this is the mother of P। देखो S जो है वो है वाइफ है Q की, Q के कोई सिबलिंग है R, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, और इधर से ये बोल रहे हैं कि P जो है वो भी वाइफ है किसकी? T की, तो ये हस्बैंड है। अब U टोटल मेंबर कितने थे? 6, 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, एक U है। वो कह रहे हैं कि U जो वो S की डॉटर नहीं हो सकती, तो किसकी डॉटर होगी? इसी की होगी। ठीक है जी, तो एक तो और 2 पेयर बन रहे हैं फादर और डॉटर के, ये भी फीमेल है, डॉटर है ये कोई फीमेल है, तो एक तो फादर डॉटर का ये रिलेशन हो गया। एक और ढूंढना है, वो कौन सा हो सकता है भाई? ये हस्बैंड है फादर और डॉटर का। अच्छा ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक लड़की है, ये इसकी हो बेटी हो, ऐसा हो जाए Q की बेटी हो, ये हस्बैंड ये, और इसकी वाइफ है S, और इसका कोई भाई है R, तो उससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है।
हाँ बन गए 2 पेयर, ये हो गए इसकी, ये फादर और डॉटर, ये फादर और डॉटर। भाई 2 पेयर बनाने हैं मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ 2 पेयर ऑफ फादर एंड डॉटर। एक पेयर मुझे साफ साफ दिख गया था, दूसरा मुझे ये वाला मिल रहा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास क्योंकि ये तो इसकी वाइफ ही है, ठीक है जी। और ये इसका ये बच्चे हो नहीं सकते, ये इसका भाई हो गया, तो इसकी जो डॉटर कौन है, पी होगी। अच्छा जी ठीक है, अब ये रिलेशन आ रहा, अब इससे देखो, टू मेल मेंबर्स ऑफ फैमिली आर क्यू एंड टी, बिल्कुल सही बात, ये हस्बैंड था, ये हस्बैंड था, तो फर्स्ट तो करेक्ट ही है। एस इज़ द मदर ऑफ पी, जब ये दोनों बाप बेटी है, ये इसकी वाइफ है, तो ये इसकी क्या होगी, मदर होगी। एस इज़ द मदर ऑफ पी, भाई एस जो वाइफ है क्यू की, और क्यू है जो इसका फादर है, तो फादर की जो वाइफ होती है वो क्या होती है, मदर, तो ये तो मदर होगी, ये भी ठीक है। टी इज आल्सो सिबलिंग ऑफ क्यू, टी सिबलिंग तो नहीं है क्यू का, भाई ये इसका दामाद है ना, इसकी बेटी का हस्बैंड है, तो सिबलिंग तो नहीं हुआ, नहीं ये गलत है। टी इज़ द अंकल ऑफ क्यू, टी अंकल नहीं, ये भी गलत है, क्यू है, तो ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं 83rd वाला, 83rd का, माला इज सिस्टर ऑफ हरीश, माला जो है वो है सिस्टर है हरीश की, ठीक है जी। हरीश हैज़ 2 डॉटर, इसकी 2 डॉटर है, कौन कौन सी, एक रीमा और एक सीमा। अच्छा, रीमा इज़ मैरिड टू सतीश, ये शादी करती है सतीश के साथ, चार्ट बनाते रहो। रेखा इज़ मदर ऑफ सतीश, इसकी वो है मदर रेखा। बिलो आर द गिवन स्टेटमेंट, बस इतना ही है, जो ये है सिस्टर, अभी तक मुझे ये पता चला, इसकी 2 डॉटर हैं, ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, ये इसका हस्बैंड है, और ये इसकी मदर है। अब देखते क्या है। रीमा इज नाइसी ऑफ रेखा, रीमा जो है नाइसी है रेखा की, इसकी भतीजी कहाँ से हो जाएगी, रेखा जो है रीमा जो है रेखा की क्या है, डॉटर इन लॉ है, क्यों, इसके बेटे की वाइफ है ये, तो ये क्या है, ये तो गलत है फर्स्ट। रेखा इज़ मदर इन लॉ ऑफ सीमा, बिल्कुल सही, इसके हस्बैंड की माँ क्या होगी, मदर इन लॉ, तो सेकंड सही है। माला इज सिस्टर ऑफ रेखा, नहीं, माला सिस्टर क्यों है, माला इसकी बुआ, इसके फादर की सिस्टर है, तो इसकी बुआ लगी, तो इसकी सिस्टर तो नहीं है, तो थर्ड भी गलत, तो सही कौन सा है, सिर्फ सेकंड की जो रेखा है वो है मदर इन लॉ ऑफ सीमा, मदर इन लॉ ऑफ सीमा। एक मिनट, मदर इन लॉ ऑफ हमें क्या, नहीं, माला रेखा जो है वो है मदर इन लॉ रीमा की, ये बोल रहे सीमा की, तो सीमा की तो नहीं है, सीमा थोड़ी ना सतीश के साथ शादी की है, उस तो रीमा ने की, तो ये तीनों गलत है, सेकंड ट्रू नहीं है, तीनों ही गलत हैं, क्योंकि ये सीमा रीमा नहीं है, ये है सीमा, तो हमारी जो रेखा है जो वो मदर इन लॉ थी रीमा की, ना कि सीमा की, तो ये भी गलत है, ये तीनों ही गलत है, ये ऑप्शन नहीं गलत है, ये है इसका, समझ गए। अब देखते हैं हम 84th वाला, 84th देखते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, द न्यूमिनेटर सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन थ्राइस द डिनोमिनेटर, इफ द न्यूमिनेटर डिक्रीज बाय 2 द नंबर बिकम्स हाफ। यार देखो, न्यूमिनेटर कुछ भी मान लो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ए बी है, मैंने मान ली ये ए बी कोई नंबर मेरा, सम क्या है इनका, सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5 लेस देन द थ्राइस द डिनोमिनेटर, थ्राइस ऑफ डिनोमिनेटर से 5 कम, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2b माइनस 5, 2b कैसे हुआ, ये b इधर ले गया, 3b माइनस b 2b, तो एक आ गई इक्वेशन, ये आ गई। इफ़ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 2, a माइनस 2, देन द न्यूमिनेटर बिकम्स, न्यूमिनेटर ये बिकम्स हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, b माइनस 2 बाय 2। अच्छा, b माइनस 2 क्यों किया, क्योंकि डिक्रीज बाय 2, दोनों को 2 से कम कर दिया मैंने, a को भी 2 से कम किया, b को भी 2 कम किया, तो जो a माइनस 2 है वो हो गया इसका हाफ b माइनस 2 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a माइनस 4 इक्वल्स टू b माइनस 2, तो 2a इक्वल्स टू b प्लस 2, एक ये आ गई, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, दोनों को सॉल्व कर लो, किसी को किसी में पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b माइनस 4, इसको इसमें पुट करो, 2 इंटू में 2b माइनस 5 इक्वल्स टू b प्लस 2, 4b माइनस 10 इक्वल्स टू b प्लस 2, तो ये b इधर ले गया, तो 4b माइनस b इक्वल्स टू 10 प्लस 2,
3b इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, इसको इसमें पुट करो, a इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 5, 4 दूनी 8 माइनस 5 3, तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी मेरी, मैंने फ्रैक्शन a बाई बी ली थी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, तो फ्रैक्शन 3/4, ऑप्शन डी। ठीक है जी। अब देखते हैं 85th वाला। हाँ जी, ये कह रहे हैं o ग्रेटर देन s, c ग्रेटर देन o ग्रेटर देन s है, ठीक है जी। c जो है वो है लेस देन d, ठीक है जी। s जो है वो भी लेस देन इक्वल टू d, ठीक है। o लेस देन, तो कंक्लूड करना हम o लेस देन c, o और c में कोई रिलेशन आ रहा है, s जो वो d से भी छोटा है लेकिन s o से भी छोटा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। c जो है वो d से छोटा और s भी है, तो इनमें आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है किसी के साथ भी, तो o c से छोटा होगा कोई गारंटी नहीं है। s जो है वो d से छोटा होगा, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये बोल रहे हैं s जो है लेस देन इक्वल टू d, तो s लेस देन d भी हो सकता है और s इक्वल टू d भी हो सकता है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 86th वाला। In the given questions, assuming the given statement to be true, find out which of the following two conclusions is definitely true। अच्छा जी, ये कह रहे हैं g इक्वल्स टू c है, p ग्रेटर देन इक्वल टू g है, अच्छा, और g इक्वल्स टू c है और c ग्रेटर देन इक्वल टू d है, c d से बड़ा है और g c के इक्वल है, p ग्रेटर देन, तो ये इक्वेशन बन रही। इसमें से देख लो d क्या हो गया, ग्रेटर देन g होगा कभी नहीं, गलत है, पहली वाली गलत है, मतलब ये c जो है वो है ग्रेटर देन p, दोनों ही गलत हैं यार भाई, p ग्रेटर देन g आ रहा, मेरी इक्वेशन ये है, इसमें से इनमें से साइन चेक कर लो, खुद आंसर आ जाएगा। इसको देखो 87th को, a ग्रेटर देन इक्वल टू j है और c इक्वल टू y है और j ग्रेटर देन c है, j ग्रेटर देन c है, c इक्वल्स टू y है, अच्छा जी, और j जो है वो छोटा है a से, ये वाली इक्वेशन है। क्यों, देखो ये आपस में कहीं ना कहीं लिंक रिलेशन बना रहे हो, इनमें होता क्या, रिलेशन बनाना होता है मुझे, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो नहीं लेंगे हम। भाई मुझे यहाँ पे ये पता चला था कि j ग्रेटर देन c है और a जो वो है ग्रेटर देन इक्वल टू j और c क्या है इसके बराबर, तो पूरा ये, अब इनके साइन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चेक कर लो, y जो है वो ग्रेटर हो रहा है j से, नहीं लेस हो रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है। ए ग्रेटर हो रहा है वाई से, ए यहाँ पे वाई सबसे पीछे है, तो ए तो बड़ा ही हो रहा है, तो ये क्या है, सेकंड वाला सही है, 87 का पी। अब देखते हैं 88th को। नो क्वाड्रिलेटरल आर पॉलिनोमियल्स, ऑल पॉलिनोमियल, अच्छा देखो ये हो गया, ये होते हैं वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से ये हो गया नो क्वाड्रिलेटरल आर पॉलिनोमियल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, मान लो ये है क्वाड्रिलेटरल के और ये है पॉलिनोमियल, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल नहीं है इनके हिसाब से। तो अब दूसरा क्या है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर, जितने भी पॉलिनोमियल वो सब रोम्बस है, तो उनको सबको रोम्बस के अंदर डाल दो, ठीक है जी, ये हो गया। अब इनमें से चेक करो, सम रोम्बस आर क्वाड्रिलेटरल, कहीं से भी रोम्बस और क्वाड्रिलेटरल कोई मिल रहे हैं आपस में, कोई गारंटी नहीं, मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मिल ही रहे हैं ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा दूसरा वाला, सम रोम्बस आर पॉलिनोमियल, हाँ कुछ रोम्बस पॉलिनोमियल जरूर है भाई, देखो ये रोम्बस है और पॉलिनोमियल इसके अंदर है, तो कुछ पॉलिनोमियल्स रोम्बस तो ऐसे है ना जो दोनों कॉमन है, मतलब रोम्बस और पॉलिनोमियल, तो कुछ रोम्बस जो है वो पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो गया, सेकंड वाला बी। फर्स्ट गलत है क्योंकि कोई रिलेशन दोनों में क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला 89th, ठीक है जी। 89th क्या कह रहा है, 89th कह रहा है ऑल कैंडल्स आर लालटेन, अच्छा ये मान लिया मैंने कैंडल्स, ऑल कैंडल्स आर लालटेन्स, ये रहा, ऑल लालटेन्स आर बल्ब, ये रहा जी, ये कैंडल है, ये लालटेन है, ये बल्ब है, ठीक है जी। अच्छा भाई सारी कैंडल लालटेन है और ये बल्ब है सारी। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, ऑल लालटेन्स आर कैंडल, ऑल सारी लालटेन कैंडल्स हैं, नहीं कुछ लालटेन्स कैंडल हो सकती हैं लेकिन सारी नहीं हो सकती, तो पहला गलत है। ऑल बल्ब्स, बल्ब की तो बड़ी डोमेन है,
तो वो सारी कैंडल्स के अंदर आ सकती हैं? नहीं, कैंडल सारी बल्ब के अंदर ज़रूर है, लेकिन सारे बल्ब कैंडल के अंदर नहीं आएंगे। तो ये दोनों ही गलत है, डी 89 का डी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं 90। ये भी ऐसा ही है, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है। 90 क्या कह रहा? ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स आर इन द इंडियन हॉकी टीम। हॉकी प्लेयर्स, गुड हॉकी प्लेयर्स ये रही, इंडियन टीम ये रही, ये रही गुड हॉकी प्लेयर्स इंडियन टीम। एक्स इज़ नॉट अ गुड हॉकी प्लेयर, तो एक्स यहाँ भी हो सकता है और एक्स यहाँ भी हो सकता है। भाई कोई गुड हॉकी प्लेयर नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना वो टीम इंडिया में आएगा ही नहीं, हो सकता नहीं हो। भाई ये कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट में कि सारे हॉकी जो अच्छे हॉकी प्लेयर हैं वो इंडिया टीम में हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये तो कहीं नहीं लिखा कि सारे इंडियन टीम के प्लेयर अच्छे हैं। सारे अच्छे प्लेयर्स इंडिया की टीम में ज़रूर हैं, लेकिन सारी टीम इंडिया ही अच्छी है, ये कहीं नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे सिर्फ ये छोटा सा डोमेन है। बाकी कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो ख़राब हो, वो मे और मे नॉट भी एक्स हो सकता है एक्स हो वो, लेकिन नहीं भी हो। अच्छा, अब बताते हैं एक्स इज़ नॉट अ गुड हॉकी प्लेयर। अच्छा, इस पे आते हैं अब। एक्स इज़ नॉट इन द इंडियन हॉकी टीम। एक्स इज़ नॉट इन द इंडियन हॉकी टीम, कि एक्स इंडियन हॉकी टीम में नहीं है। हो भी तो सकता है, मैंने कहा ना एक्स ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो कुछ अच्छे ख़राब प्लेयर है, मतलब कि जो ख़राब प्लेयर हैं वो ये एक्स ही हो और वो इंडिया टीम में हो। तो फर्स्ट वाली तो होगी गलत, ये गलत है यार। अच्छा, एक्स वांट्स टू बी इन द इंडियन हॉकी टीम। वांट्स टू के वाले में तो कहीं कोई रिलेशन नहीं कि कौन चाहता है इंडिया टीम में आना, कौन नहीं चाहता। इससे कहीं स्टेटमेंट में ऐसा कुछ गिवन है तो नहीं है, तो दोनों क्या है? दोनों ही गलत है, डी है इसका। अब आओ 91 पे। सम स्केल्स आर पेंसिल। ये मान लिया मैंने स्केल्स का, ये रहा। सम स्केल्स मतलब कुछ ऐसे हैं जो पेंसिल की डोमेन को टच कर रही होंगी। सम इरेजर्स आर पेंसिल, ये इरेजर्स है मान लो। कुछ इरेजर्स ऐसी जो पेंसिल को भी टच कर रही होंगी। सम पेंसिल्स आर इरेजर्स, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स सही है, ये रही दोनों। जो कुछ पेंसिल्स हैं ये पेंसिल का भी इरेजर भी, तो सम पेंसिल्स आर इरेजर। सम पेंसिल्स आर स्केल्स, ये रहा। तो दोनों क्या है? दोनों ही ठीक है। 91 का सी। अब 92 को देखो। शुड द इंचार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशंस इन द कंट्री बी ट्रांसफर्ड एवरी 2 years। स्टेटमेंट ये है कि हर पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज है उसको हर 2 साल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। इसके आर्गूमेंट ये दिए जा रहे हैं, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा आर्गूमेंट वैलिड है, जो स्ट्रांग हो। तो ये है पहला है, नो दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हजल्स एंड ऑल्सो विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पुलिस ऑफिसर्स। अच्छा जी, दूसरा आर्गूमेंट क्या है? यस दिस इज द ओनली वे। अच्छा रुको। टू इरेडिकेट द नेक्सस बिटवीन पुलिस ऑफिसर्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स। देखो ये बताओ, ठीक है मैंने मान लिया कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अगर ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम तक कोई बंदा रहता है एक जगह पे, तो उसके कुछ रिलेशंस बन जाते हैं बाहर के लोगों के साथ, लेकिन क्या उनका ट्रांसफ़र कर देना ओनली सॉल्यूशन है? कि बार बार तुम उनको ट्रांसफ़र करते रहो, हर 6 महीने, हर 2 साल में तुम उनको ट्रांसफ़र कर दो, क्या ये ओनली वे है कि इस नेक्सस को इरेडिकेट करने का? नहीं, ये कोई ओनली वे तो नहीं होगा। तो ये वाला क्या हो गया? आर्गूमेंट वीक हो गया कि भाई सिर्फ यही एक तरीका है कि इनको ट्रांसफ़र करते रहो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब देखो दूसरा क्या फिर आर्गूमेंट मेरा, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हसल्स क्रिएट कर देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए। येस में ये था कि करने चाहिए, तो क्योंकि इसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं ओनली दिस वे से। और दूसरा आर्गूमेंट ये है कि नहीं करने चाहिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हसल्स होती बहुत ज़्यादा। भाई एक बंदा यहाँ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको तुम तुरंत कहीं ट्रांसफ़र कर दो तो क्या होगी? यहाँ का सारा काम उसे छोड़ना पड़ेगा तुरंत। जितने भी प्रोजेक्ट उसके अंडर चल रहे थे वो किसी और बंदे को, नए बंदे को देने पड़ेंगे, जिसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ था अभी तक। तो क्या होगी? ये तो और प्रॉब्लम भी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट क्या है? ए। ठीक है, ऐसे ही इस वाले पे आओ। द लाइफ टूडे इज सो फास्ट, demanding and full of variety in all aspects, which at times leads to stressful situation। अच्छा जी, और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ सुसाइड कॉजेज अमंग टीनेजर्स इज ऑन इंक्रीज।
ऑप्शन क्या क्या है, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द इफेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। कॉज कौन सा होगा इसमें से, या कॉज तो ये होगा ना भाई, स्ट्रेस हो रहा है इसी चक्कर में तो सुसाइड बढ़ रहे हैं, आजकल स्ट्रेस हो रहा है, तो कॉज पहली स्टेटमेंट होगी। और दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ठीक है कि आजकल जो हो रहा है वो इस टाइप से सिचुएशन होती जा रही है कि स्ट्रेसफुल हो रही है लोगों के लिए, और इस चक्कर में सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, टीनेजर्स के बीच में इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि सेकंड जो है, फर्स्ट जो है वो कॉज है और सेकंड क्या है इसका इफेक्ट, कि स्ट्रेस हो रहा है उसकी वजह से ये जो है क्या बोलते हैं सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। समझ गए, तो ऑप्शन ए होगा इसका। देखते हैं 94th को, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट नंबर 1, हाँ यही है वही सेम, देयर हैज बीन एन हाई इंक्रीज इन द इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों में वुमेन्स के अगेंस्ट एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं। द पुलिस अथॉरिटीज हैव बीन अनेबल टू नैप द कल्प्रिट्स हु आर कमिटिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। पुलिस अथॉरिटीज उनको पकड़ नहीं पा रही हैं, पकड़ने में दिक्कत हो रही है उनको। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछा, स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इट्स इफेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। तो यार ये बताओ, कहीं से भी कोई रिलेशन आ रहा है इनके बीच में कि भाई इंसिडेंट इसलिए बढ़ रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर पुलिस ऑफिसर इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट बढ़ रहे हैं? भाई दोनों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं ना कुछ कॉज। समझ रहे हो भाई, ये मान के चलो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ बढ़ रही हैं, पुलिस ऑफिसर तो अपनी तरफ से पूरे बेस्ट दे रहे होंगे ना कि उनको पकड़ सकें। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ के नहीं पकड़ रहे हैं, या फिर क्राइम्स बढ़ रहे हैं इस चक्कर में ये नहीं पकड़ पा रहे हैं उनको, तो ये तो अपना बेस्ट दे रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि ये नहीं पकड़ पा रहे हैं इसलिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज है एक दूसरे के, कोई रिलेशन इनमें है ही नहीं। ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। अच्छा जी, अब देखते हैं 95th वाला। 95th वाला, इसमें क्या बोल रहे हैं, देर आर 5 डॉक्टर्स 1 2 3 4 5। तो डॉक्टर्स इसको करते हैं यहाँ पे, हम देखें इसके 95th, ये है डॉक्टर 1 2 3 4 5। ठीक है जी, और क्या है, 4 इंजीनियर्स, ये है इंजीनियर्स कौन कौन, GHKL, एंड 6 टीचर्स, ये हैं टीचर्स कौन कौन से, MNOPQR। among these some teams are to be selected, of these 1 2 GHOPQR females and rest are male। 1 2 GHOPQ ये सब फीमेल है जिन पर टिक लगा हुआ है, बाकी सब मेल्स हैं। द इन्फॉर्मेशन ऑफ द टीम्स इज सब्जेक्ट टू विद फॉलोइंग कंडीशन, wherever there is a male teacher doctor there will be a female teacher, wherever there is a male engineer there will be a female doctor, where if team is consist of 2 doctors, 2 डॉक्टर्स लेने मुझे, 2 फीमेल टीचर्स। अच्छा जी, फीमेल टीचर कौन कौन सी इनमें से लेनी है, एंड 2 इंजीनियर्स लेने पॉसिबल एक्सेप्ट। अच्छा एक्सेप्ट पूछा है, देखो 2 डॉक्टर लेने, 2 फीमेल टीचर, 2 ही मुझे इंजीनियर्स लेनी है। अच्छा, अब तुम देखोगे तो हर बार मुझे डॉक्टर तो मेरे 1 2 ही ले रखे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये क्या हो गए, फीमेल डॉक्टर्स हैं, और फीमेल डॉक्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। अच्छा जी, कंडीशन में ये था कि अगर मेल डॉक्टर लूँगा मैं तो मुझे फीमेल टीचर लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ मुझे देखोगे तुम यहाँ पे, तो 2 मुझे फीमेल टीचर लेने हैं OPQ में से, PQ OP OQ PQ, 2 फीमेल टीचर ले रखे हैं हर बार ही, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, 2 टीचर्स फीमेल हो या हाँ 2 फीमेल टीचर हैं मेरे हर केस में ही। ठीक है जी, अब है क्या दिक्कत आ रही है, सिर्फ इसकी इंजीनियर्स की।
इंजीनियर्स कौन से ले रखे हैं, एक बार KL मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ फीमेल, यहाँ फीमेल, बस इस केस में है जहाँ पे मेल आ रहा मेरा, जहाँ पे मेरे मेल टीचर्स लिए हुए, मेल इंजीनियर्स लिए हुए हैं। अच्छा जी, तो एक्सेप्ट अगर मैं इसको बनाऊँ 1 to, ये भी 1 to मेल इंजीनियर्स ले रहा हूँ तो कुछ दिक्कत है। मेल इंजीनियर्स देयर विल फीमेल डॉक्टर, वो मैं फीमेल ही ले रहा हूँ 1 to PQ, 1 to GH फीमेल। यार सारे केस बन रहे हैं इसमें, इसको चेक करना एक बार, इसमें किसी को कुछ समझ आए तो बताना जिसमें, क्योंकि सारे मेरे हिसाब से तो ये सारे ही केस बन रहे हैं, सारे केस बन सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ है ही नहीं। क्योंकि यार यहाँ पे जो ये कंडीशन है KL, ये कह रहे हैं KL जो है वो है मेल इंजीनियर्स, और यहाँ पे कंडीशन थी कि अगर मेल इंजीनियर्स लेने हो तो फीमेल डॉक्टर लेनी पड़ेंगी, और डॉक्टर्स तो मैं फीमेल ही ले रहा हूँ 1 to, फीमेल डॉक्टर तो मेरी हर बार ही 1 to है, तो ये भी केस बन सकता है। और 1 to फीमेल डॉक्टर, और यहाँ पे फीमेल ही इंजीनियर, और ये तो खैर है ही PQ, इनमें से तो कोई भी 2 ले सकता हूँ मैं, इसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। सेम यहाँ पे बन रहा है, सेम यहाँ पे बन रहा है, तो ये तीनों तो ठीक ही हैं। इसमें वाले में ये थोड़ा अलग है, पर इसमें भी केस बन सकता है, क्योंकि यार 2 इंजीनियर जो हैं वो मेल हैं, तो फीमेल टीचर है उनके साथ, देयर विल बी फीमेल डॉक्टर, सॉरी फीमेल डॉक्टर मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो ये भी केस बन सकता है। बाकी देखो अगर किसी को समझ आए तो बताना।